आ जाओ, सारे आ जाओ, क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि पहली बात ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई सवाल है तो बेटा बोलो आप लोग। जो जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनका क्वेश्चन है तो वो बोल लें जी। एनी क्वेश्चन जी। जी हाँ जी मोमना। सर ये जो आपने कल एग्जांपल दी थी ना, इसके अंदर भी कुछ पावर लॉसेज और स्पेकुलेशन लॉस की बात हो रही थी। सर वो ये भी भी लॉसेज। वो नहीं नहीं, अभी आपने उसको उसको इग्नोर मार दें अभी आप। ठीक है ना, क्योंकि सर ये लॉस का चैप्टर मैंने भी पढ़ाया नहीं है ना। ठीक है। और सर हाँ यहाँ पर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट का पॉइंट नंबर 4 ये हाँ समझ जी, लिया मैंने। डिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट निकालिएगा, पीछे चलिएगा। डिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट, ये इसका फोर्थ पॉइंट। हाँ जी, लीज रेंटल्स। ठीक है जी, इसको भी होल्ड कर दें। ये भी अगले चैप्टर में जाइए, निशान लगाते जाएं आप लोग ना। इसको भी होल्ड कर दें, ये भी अभी नहीं पढ़ा सकता। सॉरी, ये नंबर 2 पॉइंट बी लीज रेंटल्स, ये भी अभी समझाने हैं मैंने। और एनी पेमेंट बाय, अच्छा फोर्थ पॉइंट जो है ना, एनी पेमेंट मेड बाय स्केड्यूल्ड बैंक ऑन ए प्रॉफिट लॉस शेयरिंग और डिपॉजिट। अच्छा, ये जो आपको मार्का मिलता है तो बैंक का तो एक्सपेंस ही हुआ ना। आपने अपना प्रॉफिट लॉस का अकाउंट खोला, आपकी इनकम है तो बैंक का गया है। हेलो मोमना, यस सर। आपकी इनकम है तो बैंक का गया है। एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो जी बैंक के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है अजीज अली, ये भी लीज रेंटल भी मैं डिस्कस करूंगा आगे जाके। अभी नहीं ये लीज रेंटल की भी आपने पढ़ तो लिया होगा कि ठीक है ये लीज रेंटल एक्सपेंस है, ठीक है, लेकिन इसको एक और एंगल से डिस्कस किया जाएगा। अजीज अली जी बोलो। सर वासलाम। सही, स्पेकुलेशन बिजनेस की एग्जाम्पशन का थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट उसका ये है कि जी आपको स्टॉक एक्सचेंज आपकी, वैसे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एक ही है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज 3 जगह पे ऑपरेट हो रही है। कहाँ कहाँ पे? सर एक लाहौर में, एक कराची में और तीसरी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। अच्छा, बाद का होता क्या है कि कराची में बाटा का रेट और है, लाहौर में रेट और है, 0.1% इस तरह का फर्क पड़ता है। हेलो। जी सर जी। ठीक है, वो उसी के शेयर लाहौर से लाकर उधर 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 भेज देता है या एक्सचेंज मार लेता है जी सर। शेयर्स की अपने आप को। इसको बोलते हैं जॉबिंग आर्बिट्रेज वगैरह। कहता है ये भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। जी सर जी। ठीक है। जी सर जी। हनफा, हनफा तो नहीं, अरसलान सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर वो जो एनिमल की रिडक्शन थी सर, उसमें वो हम्म, कहता है कि उस एनिमल की रिडक्शन अलाउड है जो आपका अदर देन स्टॉक है। हाँ जी, जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। मतलब कि सर वो जैसे आपने एक एग्जांपल तो है दी ना, थी कि एक तो आपने, एक तो है ना आपके वो बेटा वो बस गाय भैंसे हैं जिस दूध दूध देते हैं। जी सर। ठीक है ना, जी वो दूध दे रहे हैं। जब वो दूध के अगेंस्ट आप सेल और एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे ना। एक है जैसे मैंने गधे वाली एग्जांपल दी थी, वो किराए पे देता है तो वो उधर स्टॉक यूज हो रहा है। ठीक सर, वो वो तो दूध समझ। वाली जो एग्जांपल है उसमें दूध हमारा स्टॉक है, वो गायें हाँ भैंसें जी नहीं है। हाँ जी, उसमें दूध हमारा स्टॉक है, गाय भैंस स्टॉक नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू ठीक सर। है। बिल्कुल हाँ सर। हाँ ओके। लो जी, आगे चलते हैं जी। लेकिन 2 पॉइंट हम जरा आसान से पढ़ते हैं, फिर मैं डिडक्शन, आगे चलिएगा। डिडक्शन और इंडिविजुअल से आगे चलें, मैं थोड़ा सा क्योंकि वो चवल लोग ज्वाइन करने वाले रहते हैं, तो ज़ाहिर है जब ज्वाइन करेंगे वो चवल ही होंगे ना जी। फिर आगे आगे आइएगा ना, आगे आते जाए, आगे आते जाए, आगे आते जाए, चलते जाए। ये ये एक्सपेंसिव ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये भी अलाउेबल एक्सपेंडिचर है जी। ये लिख लें जी, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। A person shall be allowed a deduction under the head income of business if the following condition are satisfied. Condition होना जरूरी है। It is a scientific research expenditure incurred in Pakistan. पाकिस्तान में incurred होना जरूरी है। अगर वो इनकम बिजनेस वो कहता है बाहर कोई साइंटिफिक रिसर्च हुआ है तो वो एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं होगा। द एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइविंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस विच चार्जेबल टैक्स। जाहिर है ये बात मैंने कल भी बताई, कल मैंने जो आखिरी फिक्रा बोला था वो बड़ा अहम था।
जब 2 बच्चे क्लास छोड़ के चले गए थे और मैंने वो ब्लॉक कर दिया था और वो फिर कहते रहे जी हम वेटिंग रूम में बैठे, तो मैंने कहा जी बैठे रहें। तो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग ऑफ सच इनकम दैट इज अनअलाउएबल। आगे चलें जी, नंबर 4 इसकी कंडीशन भी है। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है क्या? मीन द एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च undertaken in Pakistan for the purpose of developing the person's business. It also includes the contribution to scientific research। आपकी टेबलेट्स बनती हैं, आपका ये जॉब, ये कोई आपकी कंपनी वेंटिलेटर बनाना शुरू कर दे, वो भी साइंटिफिक रिसर्च है। अब कोरोना वैक्सीन बनाना शुरू कर दे, वो भी साइंटिफिक रिसर्च है। To undertake the research for the purpose of person's business, however, it does not include the expenditure aspect of acquisition of depreciable asset। उसके लिए कोई depreciable asset अगर एक्वायर करती है तो वो नहीं होगा, इंटेंजिबल्स नहीं होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा, या कोई नेचुरल डिपॉजिट्स के लिए कोई एग्जिस्टेंस है, कोई पहाड़ है जहां से सुई गैस निकल रही है, तो वो नहीं होगा। Scientific means any activity in the field of natural and applied sciences for the development of the human knowledge। वो डेवलपमेंट ऑफ द कोरोना वैक्सीन बड़ी सिंपल एग्जांपल है जी इसकी। डेवलपमेंट ऑफ द पाक वेंट, ये जो आपको पता है वो आपके वेंटिलेटर बड़े बड़े, अब तो आप यूरोप के वेंटिलेटर देखें, वो वेंटिलेटर ही और चीज है, वो तो पूरा निजाम चलाते हैं जी। ये भी अलाउएबल एक्सपेंडिचर है जी। एक्सपेंडिचर्स ऑन द एम्प्लॉइज वेलफेयर, अगर आप अपने एम्प्लॉइज की वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं, उनके बच्चों के लिए खर्च करते हैं, इनका एनी एज उसके लिए कोई तलीमी अदारा बनाते हैं जी, या लोगों की ट्रेनिंग करते हैं अपने एम्प्लॉइज की, या उनके डिपेंडेंट्स की बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, उसका कोई बेनिफिट करते हैं, कोई उनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है जी। लेकिन वो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं वो गवर्नमेंट के से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या ट्रेनिंग ऑफ एनी पाकिस्तान कनेक्शन विद स्कीम स्पेशली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। अगर आप इसके ऊपर एक्सपेंडिचर रन करते हैं तो जनाब वो एक्सपेंडिचर भी आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। यहाँ सामने लिख लें, दीज बोथ एक्सपेंडिचर्स आर द अलाउएबल एक्सपेंडिचर्स। पीछे आइए जी, अब जितने ज्वाइन कर लिया उनको खैर है, बाकी नहीं जी। अब मैं अब अगली बात बड़ी, ये आपका ना मेडिकल साथ साथ अब चल रहा है जी। डिडक्शंस नॉट एडमिसिबल। लॉ ने कहा जो सा मर्जी एक्सपेंडिचर आप डाल दें वो लॉएबल है। सिर्फ एक कंडीशन कही, क्या कंडीशन कही? बिजनेस से लेट होना चाहिए और कैपिटल नेचर का ना हो और पर्सनल नेचर का हो, यही 3 चीजें कही। इन 3 चीजों से बाहर उसने बात नहीं की। इसका मतलब है कि मैं अगर कहूं जी कि मैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर एक्चुअल से बढ़ा के डाल दूं कच्चे, यानी कि ये कौन से खर्चे हमारे, कौन से इकोनॉमी और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। मैं कहूँ जी मेरा एंटरटेनमेंट खर्चा तो 2 लाख हुआ है, मैं लिख 3 लाख दूं। ट्रैवलिंग कन्वेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये इस तरह के एक्सपेंडिचर हैं जो जितनी मर्जी बाजार से सीधे बनवा लो, तो जितने मैं खर्चे डाल दूंगा उतना बेटा मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, जितना मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा उतना बेटा मेरा टैक्स कम हो जाएगा। ये तो मौज ही पड़ी है, ठीक है जी। तो जो जहां डिडक्शन एडमिसिबल की बात की गई तो वहां वो समझे कि वो हीरा रांझा की स्टोरी थी, प्यार मोहब्बत की स्टोरी थी, बड़े मोहब्बत से कह रहा है जो मर्जी खर्चे डालें जी, जितना मर्जी इसका तो मतलब है हर बंदा जितना मर्जी प्रॉफिट दिखा दे, अपने प्रॉफिट को जैसे मर्जी मैनेज कर ले, अपना प्रॉफिट जितना मर्जी कम कर ले। लेकिन यहां बात स्टार्ट हुई कि कुछ एक्सपेंडिचर एडमिसिबल नहीं है। अब जनाब कौन सी एक्सपेंडिचर एडमिसिबल नहीं है? अब ये स्टोरी शुरू हो गई जब समझे हीर रांझे के बाद कैदों की। कैदों की स्टोरी सुनी हुई है ना जी आपने? एनीबॉडी? क्यों जी, हुई था कैदो? कैदो कौन था? अली अदर। सर हाँ जो जी, लड़का के चलता था उनकी मोहब्बत में फड्डा डालने के लिए। हाँ जो फटा डालता था, सही है सही है। और आपकी मोहब्बत में अक्सर आपका क्लास वाला फटा डालता है, ठीक है। चलो जी। अच्छा जी, तो ये सारे बेटा वो बातें हैं जहां पे कंडीशंस लगा देंगी कि खर्चा तो है लेकिन ये कंडीशन पूरी करेंगे तो फिर खर्चा अलाउ होगा, ऐसे नहीं अलाउ होना। सबसे पहली बात, एनी टैक्स सेस और रेट इंक्लूडिंग इनकम टैक्स लेविड ऑन द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस। जरा जी अब आए जी,
प्लेन पेज पे। कोई बंदा एक बिजनेस कर रहा है, सेल है जी 100 रुपया, कॉस्ट ऑफ सेल 80, जीपी 20, एडमन, सेलिंग, फाइनेंशियल 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14। अब मुझे अब ये बताएं कि टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा जी, एनीबॉडी? अलिया सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। इसकी, हाँ जी, इसके ऊपर होगा। और टैक्स मैं यहाँ पे ज़ाहिर पे करूंगा, ज्यूम कर लें कि इसके ऊपर टैक्स बनता 2 रुपए। इज दिस एन एक्सपेंडिचर? इज दिस एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर? एनीबॉडी? नो सर। नो। एनी अदर पर्सन जी? एनी अदर, म्यूट हो जाए आप। एनी अदर पर्सन जी? इज दिस मोहम्मद हु इज अकबर जी बेटा? असलम सर। नो सर। बस नो, दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर। लॉ यही कहता है, लॉ कहता है ये एक्सपेंडिचर नहीं है, और लॉजिकली भी नहीं बनता, कॉमन सेंस के हिसाब से भी नहीं बनता। अब इसको मैं एक और एंगल से जरा बात करता हूं। ये था टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2020। मैंने 2 रुपए जमा करवा दिए, दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। मेरा केस टैक्स ऑफिसर ने ऑर्डर में ले लिया, मेरा केस टैक्स ऑफिसर ने ऑर्डर में ले लिया। टैक्स ऑफिसर ने कहा कि मैं ये वाला एक्सपेंडिचर आपका, इसमें से एक मैं 2 रुपए नहीं मानता, आपने 2 रुपए गलत क्लेम किए, जाली खर्चे क्लेम किए हुए 2 रुपए। अगर वो कहता है आपने 2 रुपए जाली खर्चे क्लेम किए हुए, अच्छा ये होगा कब? पहले ये समझे कि इसकी रिटर्न कब फाइल होगी, इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल होगी, वो बताएगा जी। यानी कि किस टैक्स ईयर में फाइल होगी। चले मैं आसान अल्फाज में बात करता हूं। टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न किस टैक्स ईयर में फाइल होगी? रियान शेख। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर टैक्स ईयर 2021 में होगी। हाँ जी, टैक्स ईयर 2021 में होगी। ठीक हो गया। टैक्स ईयर 2021 में इसकी रिटर्न ज़ाहिर है मैं अकाउंट्स क्लोज करूंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा, फिर रिटर्न फाइल करूंगा। हमेशा क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद रिटर्न फाइल होती है। जरा बात बेटा, जरा ये बात बड़ी जरा गौर से समझना। रिटर्न फाइल कर दी। अच्छा जी, टैक्स ईयर 2022 में मेरा नोटिस आ गया कि जनाब ये जो आपका इस साल की रिटर्न थी, इसमें आपने 2 रुपए जाली खर्चे क्लेम किए हुए थे। अब जब वो कह दे कि मुझे जाली खर्चे क्लेम किए थे, मैंने केस भी फाइट किया, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो कहता नहीं जी हाँ। और मैंने सोचा यार वाकई ये तो कच्चे खर्चे हैं, ये जाली खर्चे क्लेम कर लिए मैंने, या मैं कौन जिसमें मैंने को पर्सनल नेचर का खर्चा क्लेम कर लिया। मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फीस यहाँ क्लेम कर ली, जो कि नहीं क्लेम होनी चाहिए थी। तो मेरा बेटा, ये मेरा क्या था बेटा? डिक्लेयर्ड प्रॉफिट। ये मेरा बेटा क्या था? जो मैंने खुद डिक्लेयर किया, और ये मैंने खुद टैक्स दिया 2 रुपए। लेकिन अब उसने कहा असेस्ड प्रॉफिट। जैसे आप पेपर देते हैं, आप डिक्लेयर करके आते हैं, आई कैप आपको असेस करता है। मेरा असेस्ड प्रॉफिट अब कितना बन गया? मेरा बेटा असेस्ड प्रॉफिट बन गया 16 रुपीज। अब 16 रुपीज के ऊपर वो कहता है टैक्स बनता है जी 4 रुपए। वो कहता है से टैक्स बनता है 3 रुपए, और आपने ऑलरेडी पे कितना किया हुआ है? Recording stopped. Recording in progress.
Recording stopped. Recording in progress. जी वो नेट का इशू हुआ था थोड़ा सा। दोबारा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको कि ये मेरा टैक्स ईयर 2020 का डिक्लेयर रिजल्ट है। मैंने खुद कहा कि मेरा 14 रुपए प्रॉफिट है, मैंने खुद कहा उसके ऊपर 2 रुपए टैक्स बनता है, ले लें। इसकी रिटर्न फाइल हुई टैक्स ईयर 2021 में। ऑडिट महकमे ने FBI ने ऑडिट किया टैक्स ईयर 22 में, और वहां उसने कहा तुम्हारा प्रॉफिट बनता है 16 रुपए। 16 रुपए के ऊपर 3 रुपए टैक्स बनता है, और ये 2 रुपए तुमने जमा करवाया, 1 रुपए और जमा करवा दो। इस 1 रुपए की एंट्री में क्या करूंगा, और क्या मुझे ये एक्सपेंडिचर अलाउ होगा टैक्स ईयर 2022 में? एनीबॉडी बोलो, रेज योर हैंड। जी अकबर। नहीं सर, एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा ये भी। हाँ, क्योंकि ये हमने जो सा भी टैक्स हम अंडर दिस ऑडियंस देंगे बेटा, वो एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं होगा। इसकी एंट्री करेंगे टैक्स 2022 में, क्योंकि मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है, मैंने 1 रुपया सरकार को जमा करवाया है। Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. क्या करूं? ओके, आवाज आ रही है बेटा? शुक्र है। इसमें कोई सवाल तो बोलो जी। अली अदर नहीं। अच्छा, ये जो मैंने अभी मैंने ये पूरा मैंने आपको समझाया, इसमें कोई क्वेश्चन बोलो जी।
35 बचे जब मैंने क्लास शुरू किया, 43 हो गए हैं, ये 8 मनूस हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हेयर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हेयर? कोई भी टैक्स आप अंडर दिस ऑर्डिनेंस पे करेंगे, दैट इज नॉट एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर। चलें जी आगे चलें जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी, एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम एन अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, डिडक्टेड एंड कलेक्टेड इज नॉट an expense, hence can't be claimed and without a deduction while computing the income of a person under the any head of income। अच्छा अच्छा, पहले मैं पढ़ाता हूं नंबर 3, फिर मैं नंबर 2 पे आता हूं जी। नंबर 3 क्या है जी? Any expenditure in respect of which the person required to deduct or collect the tax at source and the person has earlier not deducted or deducted but not paid such tax। लो जी प्लेन पेज पे आइए। अब अज्यूम करें टिप्स। आप लोगों की ट्यूशन फीस आई से मैं कहूं 10 मिलियन। अच्छा जी, मेरी कॉस्ट क्या है? मैं कहूं जी लेक्चर कॉस्ट है 3 मिलियन। सैलरीज है जी मेरी, स्टाफ सैलरीज, शादी की सैलरी है, अलीदा की सैलरी है, कयूम भाई की सैलरी है, स्टाफ सैलरीज से 3 मिलियन, 3.5 मिलियन मुख्तलिफ लोगों की तनख्वाह है। बाकी मेरे और एक्सपेंडिचर है जी, मैं कहूँ जी 1.5 मिलियन, और मैं कहूँ जी कि मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, अच्छा मेरा रेंट भी है जी, अब बाकी रेंट कर लें, इतने एक्सपेंडिचर रहने दें। 538, मैं कहता हूँ मेरा 2 मिलियन प्रॉफिट है और इसके ऊपर अब मुझसे टैक्स लेना है, ये 1.5 मिलियन। अब जनाब सरकार ने ड्यूटी लगाई, क्या ड्यूटी लगाई? हर एम्प्लॉयर की, हर एम्प्लॉयर की मैं पढ़ा के आया हूं आपको कि जब भी आपने अपने एम्प्लॉय को टैक्सेबल सैलरी देनी है तो आपने टैक्स काट के पेमेंट करनी है। इस तरह और ड्यूटी लगाई, मसलन मैं यहाँ पे रेंट देता हूं, अगर आपने रेंट टैक्स से रेंट पे करना है तो आपने रेंट जो है वो आपने टैक्स काट के फिर पेमेंट करनी है। मैं भी इस कॉलेज में अपने ये जो मेरा लैंड लॉर्ड है हाजी साहब, उसको मैं टैक्स काट के पेमेंट करता हूँ, और वो मैं टैक्स गवर्नमेंट एरिया में जमा भी करवाता हूँ। ये मेरी 2 ड्यूटीज है, यानी कि मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं क्यों, हर बंदा तकरीबन हर बिजनेसमैन क्या है? विद होल्डिंग एजेंट है, इसको कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स, और इसको बोलते हैं, फिर उस बंदे को बोलते हैं विद होल्डिंग एजेंट। बेसिकली मैं हैबियर का काम कर रहा हूं, ये का स्वाब नहीं है, ये टैक्स ने, मेरे टैक्स वाला ड्यूटी लगाई कि मैंने हर महीने रेंटल पे भी टैक्स काट के पेमेंट करता हूं और मैं सैलरीज के ऊपर भी टैक्स काट के पेमेंट करता हूं। अच्छा, अगर मैं टैक्स काट के पेमेंट ना करूं, क्वेश्चन ये है, अली रजा साहब वेरीफाइबल बंदे हैं, पेमेंट मैं कर रहा हूं, अली साहब हल्फन कहते कसम ले लो जी मैं टिप्स को तनख्वाह लेना है, मैं भी कहता हूं अपॉइंटमेंट लेटर पेश कर देता हूं, लेकिन मैंने टैक्स काट के इनको सैलरी नहीं दी, लॉ कहता है नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर, नॉट अलाउएबल। देखो अब ये कंडीशन लगना शुरू हो गई। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके ऊपर हमने आपको कहा है कि आपने पेमेंट्स करके टैक्स काट के पेमेंट करनी है, अगर आपने टैक्स काट के पेमेंट ना की तो हम आपको वो खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। अब उधर की बात सुन लें जो हम कल पढ़ के आए, सारे खर्चे अलाउएबल, अन्य वाह लो, अब टैक्स काटना है, कंपल्शन हो गई। परचेज मैंने करनी है, टैक्स काटना है। एसेट खरीदने हैं, एसेट सर मेरा एक्सपेंडिचर भी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई मटेरियल खरीदना है, मार्कर मैंने इन बल्क खरीदे, तो वो मैंने टैक्स काट के पेमेंट करनी है, क्योंकि मार्कर मेरा कंज्यूमेबल है, मेरा एसेट नहीं है। मैंने टैक्स काट के पेमेंट करनी है। डिडक्शन एट सोर्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिडक्शन एट सोर्स। रेंट पे मैं टैक्स काट के पेमेंट करता हूं,
और वो मैंने टैक्स जब काट लिया तो बेटा गवर्नमेंट की अमानत मेरे पास आ गई, और जो गवर्नमेंट की अमानत मेरे पास आ गई तो वो मैंने अब गवर्नमेंट के खजाने में जमा भी करवानी। ये तो मैं टिप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। मैं कोई बिजनेस करता हूं, मिल ओनर हूं मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं मार्कर्स की। लॉ कहता है आपने जो परचेज किए हैं, मतलब रॉ मटेरियल आपने जो परचेज करना है, वहां भी आपने टैक्स डिडक्शन करनी है हर पेमेंट्स पे। यानी कि कुछ ना कुछ कंडीशन है, वो मैं नहीं बता रहा, लेकिन चूंकि वो आपके सिलेबस में नहीं कि किस पे कितना टैक्स काटना है। सैलरी का तो आपको पता है कि कैसे टैक्स काट के जमा करवानी है, बाकी आपने परचेज के ऊपर भी टैक्स काटना है। एडवर्टीजमेंट में करवाता हूं, उसकी जो मैंने करना है उसके ऊपर भी टैक्स काटना है। अगर मैं टैक्स काट के जमा नहीं करवाता तो मुझे वो एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं होना। और अगर मैं टैक्स काट के अपने पास रख लिया, जमा नहीं करवाया, अगर मैंने टैक्स काट के रख लिया और जमा नहीं करवाया जनाब, फिर भी जो है ना वो हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं होना। एनी क्वेश्चन? सवाल बोलो, सवाल बोलो जी। अकबर जी, सर ये अकबर। जो आपने बताया था कि सैलरी में से टैक्स काट के फिर आप सैलरी देते हैं, वो वाला जरा पॉइंट दोबारा बता दें। सवाल बोलो ना यार तुम। सर उसकी समझ नहीं लगी थी, डिस्टॉर्शन वो बहुत हुई है उस टाइम। चले पुट्ठा सीधा कुछ बोलो। मतलब अली आपने साहब, उसमें कहा अल, कि अल, जी अली जी साहब की वही। तनख्वाह 1 लाख रुपया है। जी आपने उसमें टैक्सेबल क्या है, डिडक्शन का एक कह रहे मिनट, थे आप। जी टैक्सेबल है। जी बिल्कुल। अली की तनख्वाह मेरा एक्सपेंस है, जी है। बिल्कुल है। अच्छा, अली की तनख्वाह 12 लाख टैक्सेबल है। जी है 12 लाख सर। के ऊपर टैक्स कितना बनता है सैलरी के ऊपर? सैलरी के ऊपर तकरीबन चलो ये। 6,000 रुपया, 9,000 रुपया, जी चले ऐसे लगा लेते हैं मोटा सा। जी दस जी हजार रुपया कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है। मेरी ठीक है। जिम्मेदारी है कि मैंने 10,000 रुपया अली की तनख्वाह से काट के मैंने उसको देने 11,90,000, जी बिल्कुल। और मैंने उसको अली के टैक्स काट के जमा करवाने हैं। अगर मैंने जी टैक्स काट के जमा नहीं करवाना तो मुझे 12 लाख का एक्सपेंडिचर डिसलो हो जाएगा। अच्छा। अब ये देखें, अब इसको जरा थोड़ा साइड, अब ये आप, अब देखिए आप मेरे साथ बेशक होल्ड पे रहें। अब देखें, ये अज्यूम कर लेंगे सारी की सारी सैलरी टैक्सेबल थी 3.5 मिलियन, ठीक है। और मैंने टैक्स काट के जमा नहीं करवाया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट मेरा चला गया 5.5 मिलियन पे। जी तो मैं बिल्कुल। पागल हूं टैक्स काट के ना जमा कराऊं? और मुझे टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 5.5 मिलियन पे। जी मैं सही। एक एक्सपेंडिचर भी करूं और मैं टैक्स काट के ना जमा करूं, इसलिए मेरी मजबूरी बन जाती है कि मैं टैक्स काट के जमा करूं। सही। ठीक है जी। जी ठीक। ले जी। अच्छा, काटना भी यार, काट के जमा भी जमा भी करवाना करवाना। है, जमा भी करवाना है। अगर जमा नहीं करवाएंगे तो तब भी एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होगा। आगे चलेंगे, सही। उधर आए जी अब। अच्छा, अब मैं आता हूँ। अच्छा, पॉइंट 3 में से मैंने कुछ पोर्शन छोड़, 2 लाइनें छोड़ दी हैं, और मैं अब चला गया पॉइंट 2 पे। ये बेटा डिडक्शन नॉट एडमिसिबल पूरा न्यूमेरिकल है आपका। अच्छा जी, नंबर 2 पॉइंट समझिएगा आप, जरा प्लेन पेज पे आ जाइए फिर। अब अज्यूम कर लें कि मैं एक मार्कर मैन्युफैक्चरर हूं, मेरी मिल है, या मार्कर ट्रेडर हूं, चलें, मार्कर खरीद के बेचता हूं। मैं मार्कर परचेज करता हूं, ये समझे कंपनी है, अज्यूम कर लें एबीसी लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि मार्कर खरीद के बेचती है। ये कंपनी मार्कर परचेज करती है मिस्टर बी से ₹1 मिलियन के। किससे परचेज करती है? बी से। मिस्टर बी कौन हो गया? सेलर हो गया। जब ये सेलर हो तो अल्टीमेट इसको इसकी सेल हुई।
इसकी सेल हुई तो इसका रेवेन्यू हो गया मिस्टर बी का। अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की ड्यूटी लगाई गई कि जब आपने ये 1 मिलियन की परचेज करनी है तो आपने सर्टेन अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट करके फिर पेमेंट करनी है। अच्छा, अभी मैं रेट लिख देता हूं 4.5%, वो रेट है जी 4.5%, यानी 1 मिलियन का 4.5% टैक्स काटना है और बैलेंस पेमेंट करनी है। अब मैंने पेमेंट कितनी करनी है जी? पेमेंट कितनी करनी है जी उसको? 1 मिलियन की, 1 मिलियन का 4.5 मिलियन कीजिएगा जी, 9,55,000 जी। 4.5% कितना आया जी 1 मिलियन का? 45,000। 45,000 और मैंने उसको पेमेंट कितनी करनी है? 9,55,000। कोई मुझे बताएगा कि मिस्टर बी की सेल कितनी है, ग्रॉस सेल कितनी है? मिस्टर बी की ग्रॉस सेल कितनी है? को बताएगा जी मिस्टर बी की ग्रॉस सेल कितनी है? रियान शेर। सर 1 मिलियन। 1 मिलियन। कोई और बताए जी, कोई और बताए जी। एनी अदर पर्सन? ओ बोलो यार, को 45 बाकी गूंगे बैठे हो। अली अदर? सर 10,47,000 रुपये। अच्छा, 10 लाख। अरसलान सईद? सर 1 मिलियन है। और पुत्र 1 मिलियन ही है, 10.45 नहीं है, 1 मिलियन ही है। 10.45 तो हो ही नहीं सकती। पैसे मुझे मिले 9,55,000, सेल मेरी 1 मिलियन है, मेरा टैक्स कट गया 45,000। अच्छा, तो इस 45,000 को मैं कहां लेके जाऊं? मेरी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में 45,000 कहां पे आएगा? मतलब मैं मिस्टर बी हूं जी, आई एम द मिस्टर बी। अकबर? सर ये एक्सपेंसिव होगा। एक्सपेंस होगा। एनी अदर पर्सन? 45 रियान शेख? सर टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। टैक्स रिलेटेड सोर्स, यस, ये मेरा टैक्स रिलेटेड सोर्स है। तो ग्रुप कहां करूंगा फाइनेंशियल सर वो स्टेटमेंट जो में? सर टैक्स लायबिलिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं नहीं, उसमें जब टैक्स पेएबल निकालते हैं हाँ उसमें जी, जो टैक्स। ये मेरा, ये बच्चों मेरा करंट एसेट होगा वक्ती तौर पे। फिर साल खत्म होने के बाद अपनी मैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा और टैक्स लायबिलिटी में से ये वाला टैक्स माइनस करूंगा कि ये ऑलरेडी सरकार को चला गया। यस सर। और बात समझ आएगी नहीं आई? सर आगे और बी समझ। और तीनों तो आ गई, बाकी बीबियां ने बोल दी नहीं यार। 7 जून के बाद इंशाल्लाह तक जब फिजिकल क्लास शुरू होगी, एक रियान शेख सवाल किया करेगा और 3 के बंदे सवाल किया करेंगे, बाकी सारे खामोश। मैं टेप लगा दिया करनी मुंह पे क्लास में एंटर होते हुए। अरूज अरशद मैंने आज देखी है, इसको अनम्यूट करो। ये अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ अस्सलाम जी, वालेकुम सर। हाँ जी। आप क्या जाबिर बिन हैयान हो? आपको सारी समझ आ जाती है? नो सर, सर आज आ हाँ गई थी फिर समझ, मैंने लेट ज्वाइन किया था आज। आ जाए, मैंने आज देखा ही आज आपको जब से सर क्लास मैं तो शुरू हुई रोज है। लेती हूँ क्लास। पता नहीं आपने आज तक सवाल किया? नो सर। शाबाश। अगला जब फिजिकल होगा तब भी आपने ऐसे करना, ठीक है? आपको नसीहत है। कमाल है ये कसम से। सारे चलें म्यूट कर दें। अच्छा जी, यही लॉ कहता है कि जनाब क्या 45,000 आपका एक्सपेंस है नंबर 2 पॉइंट में। अब नंबर 2 पॉइंट पे आइएगा। Any amount of tax deducted a source from an amount received by a person, amount of tax paid deducted in collected is not an expense, hence can't be claimed as an amount. वो expense नहीं है, वो तो मैं, वो मेरा वक्ती तौर पे करंट एसेट है और साल के बाद मैं फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा साल जब खत्म होगा और मैं वो
टैक्स जो है वो उसमें से लेस कर लूंगा अपनी लिबिलिटी में से कि जनाब ये इतना चला गया। यार ये समझें कि मैं और गवर्नमेंट, मैं वक्त यहाँ पे मिस्टर बी हूं, मैं और गवर्नमेंट जो है वो क्या है, वो जनाब हम दो पार्टीज हैं, हम दोनों का खाता खुला हुआ है। वो गवर्नमेंट मुझसे साल में किसी ना किसी बहाने टैक्स लेती रहती है, आपसे मोबाइल फोन पे टैक्स ले रही है, ठीक है जी। आप में से किसी के घर का बिजली का बिल 75,000 से ज्यादा आ रहा तो उसके ऊपर टैक्स लगा होगा, मुझे, ठीक है जी। आपके घर के टेलीफोन के ऊपर टैक्स आ रहा होगा, पीटीसीएल के ऊपर, उसका टेलीफोन का बिल। वो साल के बाद हम हिसाब करते हैं, मैं कहता हूँ जनाब मेरा टैक्स आपको देना बनता है 100 रुपया, आपने मुझसे ले लिया 70 रुपए, तो मुझे 30 रुपए और ले लें। या मैं कहूँ इस साल के बाद मेरा टैक्स बनता है 100 रुपया, आप मुझसे पहले 120 रुपए ले चुके होंगे, तो मुझे 20 रुपए वापस कर दें, रिफंडेबल। फिर मैं क्या कहूंगा, रिफंडेबल। लो जी, यहां तक कोई बात समझ नहीं आई तो बोलो जी। मंडे को आपका टेस्ट होगा कितने बजे जी? सुबह क्लास तो करेंगे हम, हाँ, शाम को 5:30 बजे आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा जी, मंडे को। कोई सवाल बोलो बेटा यहां तक, ये पहले 3-4 पॉइंट ही बड़े इंपॉर्टेंट है जिसमें। जी हाँ रे हाँ, सर अगर सैलरी हमारा एक्सपेंस है और उसमें हमने सारा का सारा टैक्स डिडक्ट किया हुआ है सर, तो फिर लेकिन लो पे बराबर। हमने हाफ हाफ सैलरी पे किया है क्या किया? सर। पे लेकिन जो हमने टैक्स किया है ना वो हाफ सैलरी पे कर दिया है नहीं पे। नहीं 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 अलाउड होगा ना, जमा फिर करवाना भी था, नहीं फिर तो अमानत में ख्यानत हो जाएगी। ठीक है सर। आधा अलाउड हो जाएगा, आधा नहीं होगा। ठीक है सर, यही पूछना था। कायदे वाली एग्जाम्पल सुनी हुई है आपने, जब कायदे में सर कौन वकील सी? थे, कायदे में वकील थे, कायदे में एक मुलजम के केस लड़ रहे थे, उसको जज ने फांसी की सजा सुना दी। जज ने कहा द कल्प्रिट द अक्यूज विल बी हैंग है। हैंग। और जिस दिन फांसी होनी थी उस दिन कायदे में पहुंच गए, उसको फांसी पर लटकाया गया। कायदे ने कहा जी अब उतार लें। वो जो वहां जो सारे जेल वाले वो कहते क्यों, कहता ही मुलजम ने इतने लिखा था विल बी हैंग्ड, टिल डेथ नहीं लिखा था। क्या समझ आई? सर यही कि कागज आजम का दिमाग काफी तेज था। तेज था। उसके बाद अब जितने भी ऑर्डर आते उसके बाद से आना शुरू हो गया, द एक्यूज विल बी हैंग टिल डेथ। ठीक है जी, चलें आगे चलते यस। हैं। इसलिए टैक्स काट ली तो काट के जमा भी कराना है। अगले और किसने जी? मोहम्मद अरसलान सईद बसरा। अब बसरा मैंने अपने को लगा लिया जी। अरसलान, सर ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने बताया कि परचेज में से हमने टैक्स काटना है, इसका मतलब इसमें लिखने का यही है कि परचेज का फिर वो हमें तब भी अलाउेबल होगा एक्सपेंस नहीं अभी अगर हमने परचेज, उसका काटा। अभी परचेज पे मैंने होल्ड की हुई बात ना, परचेज में मैंने पूरी बात नहीं की। नंबर 3 पॉइंट में डिस्कस करने लगा ना अभी बेटा, ठीक है सर। ठीक है अभी मैं करने ओके। लगा हूँ। ले जी, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट का भी मेरा 3 पॉइंट रहता है जी। अच्छा जी, यहाँ पे एक बड़े प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गया था। स्क्रीन पेज पे जरा प्रॉब्लम समझिए। मैं मार्कर खरीद के बेचता हूं, मैंने 100 रुपए के मार्कर खरीदे, बेचे, सेल, और मैंने कॉस्ट ऑफ सेल जो मार्कर खरीदे वो खरीदे 80 रुपए के, और मैं को मेरा जीपी 20 रुपए है। अब सरकार कहती है कि इस 80 रुपए पे आपने टैक्स काटना है। अज्यूम कर ले मैंने टैक्स नहीं काटा, अज्यूम कर ले मैंने टैक्स नहीं काटा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम प्रैक्टिकल हमारे सामने आ गई थी 4 साल पहले, 5 साल पहले अमेंडमेंट आई है, मैंने टैक्स नहीं काटा। अब लॉ कहे अच्छा यार 80 रुपए आपको डिसलो कर दें और 100 रुपए के ऊपर टैक्स लगा दें, वो तेरा फला हो जाएगा, ये टैक्स ही बड़ा बन जाएगा। तो फिर मैंने लड़ना शुरू कर दिया, हम टैक्स वकीलों ने, कंसल्टेंट्स ने, हमने लड़ना शुरू कर दिया कि जनाब मैंने चीज खरीदी है तो बेची है, अगर मैंने चीज खरीदी नहीं है तो फिर बेची कुछ नहीं, फिर तो मेरा प्रॉब्लम जीरो हो गया। उसमें बहुत बड़ा एक केस आया नेस्ले, नेस्ले मिल्क पैक का। नेस्ले वालों ने दूध जब खरीदते थे ग्वालों से तो वो टैक्स नहीं काटते थे,
अब जब नेस्ले को डिसल हुआ तो एक बड़ा एक लॉ पॉइंट, बहुत बड़ा कानूनी नुक्ता डेफिशिएंसी बने। वो कहते हैं आपने दूध खरीदा तो बेचा। वो कहते हैं आपने टैक्स नहीं काटा। वो कहते हैं जी ग्वालों से मैं क्या, हम क्या टैक्स काटे, उनका बैंक अकाउंट ही नहीं है, उनको उनको तो टैक्स पेयर ही नहीं है। खैर बड़ा ये फटा पड़ा जी। सेम विद द केस ऑफ फ्लोर मिल, गंदम, राइस मिल, चावल। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आ गया। तो सरकार ने फिर एक लिमिट लगा दी। सरकार ने कहा ठीक है आपने 80 रुपए के ऊपर टैक्स नहीं काटा, 1 रुपया टैक्स नहीं काटा, लेकिन आपको मैक्सिमम परचेज की सूरत में, रॉ मटेरियल की सूरत में, यानी कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है वो कितना डिसअलाउ करेंगे, वो हम मैक्सिमम 20% डिसअलाउ करेंगे। यानी कि मुझे 16 रुपए डिसअलाउ होगा, बाकी मुझे अलाउ ही रहेगा चाहे मैंने टैक्स नहीं काटा। लेकिन किस सूरत में, सिर्फ परचेज की सूरत में। उधर आइएगा जी, ये देखते हैं maximum amount of expenditure to be disallowed in respect of purchase of raw material and finished goods shall be the 20% of such purchase। बाकी केस में नहीं, सिर्फ परचेज की सूरत में मैक्सिमम कहता जी 20% डिसअलाउ होगा। अब बताएं जी एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर। एनी क्वेश्चन जी? मंडे को 9 बजे क्लास भी होगी जी इंशाल्लाह ताला, और शाम को आपका टेस्ट होगा। एनी क्वेश्चन जी? अब आगे चलते हैं जी, अगला पॉइंट। अच्छा अब देखिए, अब ये स्पेसिफिक आ गया। इन केस ऑफ दवाइयां वाली कंपनी, बड़ी मौज लगाई दवाइयों ने जी पिछले दो साल में। मेरे पास एक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने टैक्स ईयर 2020 में 7 अरब की दवाइयां बेची हैं। 7 अरब सिर्फ फैसलाबाद में। मुंह से कहने वाली बात है, 7 अरब। कहता जी जो दो दवाइयां बनाते हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर। अच्छा वो इश्तेहार भी देते हैं, आपको पता है, वो पैराडोल का इश्तेहार भी आता है, वो प्यारी सी डॉक्टर आती है, वो दवाइयां खाएं जी, वो जी मैं 7 दिन थक जाती हूँ फिर मैं 2 पैराडोल ले लेती हूँ, इश्तेहार आता नहीं है। उनका जो सेल प्रमोशन का एक्सपेंडिचर है, उनका जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर है, देखो यहाँ पे पहले हमने क्या कंफर्म किया, सिर्फ दवाइयों वालों की बात हो रही है, ये किसी और पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ दवाइयों वाले जो बनाते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। और आगे फर्दर एप्लीकेबल है किसके ऊपर, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के हेड के ऊपर। कहता जितनी उनकी टर्नओवर है हम मैक्सिमम 10% हम एडवर्टीजमेंट खर्चा मानेंगे। यानी कि अगर कोई दवाइयों वालों ने 100 रुपए की 100 रुपए की सेल की है और वो कहते हैं जी हमारा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर 12 रुपए है, तो एक्सपेंडिचर आपको अलाउ कितना होगा, 10 रुपए, इसका 10%, 2 रुपए आपको डिसअलाउ हो जाएंगे। चाहे आपने टैक्स काटा है 12 रुपए के ऊपर, चाहे आपने पक्की पेमेंट की, चाहे आपने जो मर्जी किया, लेकिन कहता हम आपको 10% कैब लगा दिया गया, कैब लगा दिया गया। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओहो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जी पूरा। अब जो 3 चैप्टर्स आपस में इतने सिंक्रोनाइज और इंपॉर्टेंट है ना, आपकी सोच से बाहर है। आगे चलेंगे। अच्छा जी, ये अभी हमने नहीं पढ़ना, ये बेटा सिर्फ एओपी से रिलेटेड है, यहां पे लिख लें, एओपी के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। आगे चलें। 6 में पढ़ाऊंगा, 7 आपने पढ़ना है होमवर्क। आगे चलें, आगे चलें। ट्वेल्व होमवर्क। आगे चलें। दीज पॉइंट्स आर होमवर्क। होमवर्क क्या अभी पढ़ें, छोड़ें जी छोड़ें, अभी पढ़ें। चलें जी, कोई सवाल तो बोल लें जिसमें से। चार लाइनें अभी पढ़ लें।
जी जनाब, आप बोलें जी। अली अदर। सर ये पॉइंट नंबर 14 में लिखा हुआ है एनी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सच हाँ एज जी, डिविडेंड ट्रांसफर टू हाँ जी, रिजर्व। डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है ना, कंपनी का डिविडेंड का एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस होता है आफ्टर टैक्स। डिविडेंड कब आप ट्रांसफर करते हो? आफ्टर टैक्स करते हो ना। जी सर। तो कहता है वो आपका एक्सपेंस अलाउेबल नहीं है। ओके सर। ठीक है। फिर वो आप इस तरह कहिए मैंने 100 रुपये कमाया, वो लिखा ट्रांसफर टू रिजर्व। आपने 100 रुपये कमाया, वो जी 30 रुपये मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर लिए, मैं 70 रुपये टैक्स देना है। कहता कोई गेड़ा शिड़ा नहीं, 100 रुपये के ऊपर टैक्स, तो ड्रामा ना करो। ठीक है। सर पेनल्टी के ऊपर भी टैक्स होगा? नहीं जी, पेनल्टी भी पेनल्टी डिसअलाउड सॉरी। होगी। पेनल्टी भी डिसअलाउड होगी। मसलन कही जी मैं कहूँ जी कि वायलेशन ऑफ लॉ, मैं कहीं डायरेक्टर लाहौर जा रहा था दफ्तर के काम, ऑफिस के काम जा रहा था, उसका जो ट्रैवलिंग कन्वेंस है वो लॉबल एक्सपेंडिचर है। बोलो सर उसका यार। अगर वो रिलेटेड है ऑफिस के तो फिर हाँ, ऑफिस से रिलेटेड यार, दफ्तर के काम जा रहा हूँ मैं कहूँ तो अलाउबल एक्सपेंडिचर होगा ना उसका, टीएडीए। जी 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 सर जी जी उसका पेट्रोल का खर्चा अलाउबल एक्सपेंडिचर होगा ना। जी सर। लेकिन अगर उसने ओवर स्पीडिंग पे चलान तोड़ा, जुर्माना हुआ मोटरवे पे, फिर उसकी अपनी गलती सर। वो उसकी अपनी गलती है, वो दफ्तर का खर्चा नहीं है। समझ आई बात की? थैंक यू। जी सर। अहमद जमाल। अहमद जमाल जी, अहमद। सर ये पॉइंट नंबर 7 में ये एक्सेप्शंस हैं। नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। हाँ जी, एक्सेप्शन ही है, समझ लें। कहता है ये एक्सपेंडिचर आपको अलाउएबल है, बाकी ये नहीं कि डायरेक्टर के मुंडे का वलीमा करो तो भी एक्सपेंडिचर क्लेम कर लो। समझ आ गई बात की? यस। हाँ। तो परवीन यानी देखे कि आप हाँ जी, परवीन देखे आप कितनी मुश्किल पढ़ते हैं। जिन्हें सब बड़ा औखा समझाते हैं। परवीन 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 आपको अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है बैड डेट्स की। एक्चुअल बैड डेट्स आपको अलाउएबल है। ठीक है। यस सर। सर ये जो पॉइंट इसमें यानी कि ये 6 पॉइंट लिखे हैं पॉइंट 7 में, यानी कि ये अलाउएबल है। हाँ जी, ये अलाउएबल एंटरटेनमेंट वो वाले अलाउएबल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके। शमशुल जमा। सर ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये बस न्यूमेरिकल के हिसाब से माइंड में रखने हैं, या फिर ये थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये पॉइंट लिखे हैं? थ्री वाला भी आ सकता है। फिर रट्टा भी लगाना है? रट्टा लगाने की जरूरत नहीं यार, ये तो वैसे भी आप लिख सकते हैं, याद हो जाएगा यार, इसमें कौन सी बात है। जी सर। मुबशर जवेद। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। ये पॉइंट नंबर 7 के नीचे उसने नोट्स में लिखा हुआ एंटरटेनमेंट के अंदर पॉइंट नंबर 7 पे ही है। द बोलो बोलो बेटा बोलो। इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशन ऑफ बिजनेस। हाँ सर जी। ये इसने जो लिखी हुई है, अगर सर वो बिजनेस की यानी कि जो उनकी कस्टम्स हैं या जो उनके नॉर्म्स है उसके खिलाफ है, तो फिर वो हाँ, उसको डिसअलाउ करेंगे वो? डिसअलाउ हो जाएगा ना। मैं ये ना कहूँ कि मैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर जी 2 लाख की सेल की यार 5 लाख का एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ये केड़ा नाम था भाई? यस। ओके बात समझे हो? यस सर। अब मैं कहूँ जी, अब मैं एजुकेशन एक्सपेंडिचर मैं कहूँ जी मेरे एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, मेरी फीस 10 मिलियन है, अब मैं जी स्टूडेंट को खिला पिला रहे हैं जी एंटरटेनमेंट। बात समझे हो? यस सर। कोई सालाना पार्टी का एक दफा एक्सपेंडिचर होगा वो तो अलाउबल हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ रोज स्टूडेंट को खाना खिलाता हूँ, ये मेरा खर्चा है। लो ये खर्च, ये नॉर्म्स है नो। नहीं? ठीक है। यस लो जी, थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही जी, बाकी कल जी। खुदा हाफिज जी। Record